बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वॉइस डायरी में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये कहानी मुझे एक दोस्त ने सुनाई। तो कहानी शुरू करने से पहले आप तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। 34 साला मुश्ताक गारमेंट्स का बिजनेस करता था। उसकी शादी 7 साल पहले उसके ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की हानिया से हुई थी। अब उनके 2 बच्चे थे और मुश्ताक अच्छा खासा कमाता था। मुश्ताक का कराची के पोश इलाके में आलीशान घर था जिसमें ये फैमिली हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर चूँकि काफ़ी बड़ा था और उनकी फैमिली छोटी थी तो मुश्ताक ने पार्टीशन करके एक हिस्सा किराए पर दे दिया। किराएदार कुर्बान अली ने स्कूल बैग बनाने का कारखाना लगाया और काम शुरू कर दिया। कुर्बान अली 40 साल का आम सी शक्ल सूरत वाला शख्स था। उसमें अगर कोई ख़ास बात थी तो वो ये कि उसकी काले जादू से कुछ वाकफियत थी जो उसने नौजवानी में एक आमिल के पास से सीखी थी, मगर उसने इस इल्म को पेशे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। उसके कारखाने में 3 कारीगर और 2 हेल्पर काम करते थे। दूसरी तरफ हानिया का शौहर मुश्ताक अक्सर कारोबार के सिलसिले में कराची से बाहर होता था और हानिया घर में बोर होती रहती थी। पार्टीशन के दरमियान एक गेट भी मुश्ताक ने लगवाया था। कुर्बान अली कारखाना खोलने के बाद अक्सर वो गेट खटखटाकर हानिया से कूलर में डालने के लिए बर्फ़ मांगा करता था। हानिया को पहली बार देखते ही कुर्बान अली इस पर कुर्बान हो गया। भरा भरा जिस्म, दिलकश नशेब फराज, दूधिया रंग, लंबे दराज स्याह जुल्फ़ें और बड़ी बड़ी कातिल आँखें। कुर्बान अली दिलहार बैठा था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुश्ताक की बीवी ऐसी क़यामत ख़ेज़ हुस्न की मालिक होगी। दूसरी तरफ मुश्ताक के कारोबारी दौरों से हानिया भी तन्हाई का शिकार थी और उसके दिन और रातें बहुत ही बेकैफ और उदास गुजर रही थी। और यही अवामिल थे कि हानिया अब कुर्बान अली से हंस बोल कर सुकून महसूस करने लगी, जबकि दूसरी तरफ कुर्बान अली को जब भी मौका मिलता बर्फ़ लेने के बहाने पोर्शन वाले गेट से अंदर चला जाता और हानिया के बदन से खूब आंखें सेकता रहता। दूसरी तरफ दोपहर को हानिया के पास कोई काम नहीं होता तो वो कुर्बान अली के कारखाने में बैठ जाती और कुर्बान से गपशप करने लगती। उन दोनों में अजनबियत और बेगानियत के बादल छट चुके थे। अब तो दोनों एक दूसरे में कशिश महसूस करने लगे थे। इन अवामल के पीछे मुश्ताक की बढ़ती हुई कारोबारी मसरूफियात थी जिसकी वजह से हानिया अकेली ही जज्बात की आग में जल रही होती थी। इस नाते दोनों में हंसी मजाक भी हो जाता था। देवर भाभी के इस मजाक को हानिया ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी, जबकि कुर्बान उसे ना सिर्फ ललचाई नज़रों से देखता था बल्कि उसकी नज़र में हानिया के गोरे बदन का एक एक हिस्सा नक्श हो गया था। यही वजह थी हानिया के जिस्म से नज़रें सिराब करने के साथ साथ कुर्बान अली ढके छुपे लफ्ज़ों में हानिया से जिस्मानी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करता रहता, मगर हानिया ऐसी बातों को नज़रअंदाज करती रही। फिर कुर्बान अली ने काले इल्म का सहारा लेने का फ़ैसला किया। उसने एक दिन मजाक में हानिया के बालों की एक लट कैंची से काट ली और उसी रात 12 बजे बालों की लट ज़मीन पर रख कर गोल दायरा बनाया और आलती पालती मारकर आंखें बंद किए वजीफ़ा पढ़ने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उसने आहट सुनकर आंखें खोली। सामने का मंजर देखकर उसके होंठों पे शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। सामने हानिया अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ बाल खोले खड़ी थी। शब ख्वाबी के नाकाफी लिबास में उसका सडोल गोरा बदन गज़ब ढा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, लगता था जैसे वो नींद में चल कर आई हो। वो आगे बढ़ी और दीवाना वार कुर्बान अली से लिपट गई। हानिया का अंदाज खुद सुपुर्दगी का था। कुर्बान अली ने भी हानिया को बाहों में भर लिया। हानिया पूरी तरह उसके कब्ज़े में थी। हानिया के बाजू कुर्बान अली के गले में हायल थे। हानिया की गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। वो नागन की तरह कुर्बान अली से लिपटी हुई थी।
हानिया की बेबाकी ने कुर्बान अली के हिजान में कई गुना इजाफा कर दिया। कमरे में दोनों की वहशत ज़दा आवाज़ें गूंजने लगी। कुर्बान अली वहशियाना अंदाज से शैतानी खेल को तेज़ से तेज़ करता चला गया। सुबह का उजाला फैल चुका था। दोनों थके हारे बेसुध से पड़े हुए थे। हानिया जाग चुकी थी और रात अपनी बेबाकी पे हैरान थी कि किस तरह यकायक वो नींद की कैफियत में कुर्बान अली की तरफ खींची चली आई और शर्मो हया के सारे पर्दे चाक कर बैठी। मगर इस सब के बावजूद उसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि एक अनजानी सी कशिश उसे कुर्बान अली की तरफ खींच रही थी। कुर्बान अली को उस रात के बाद किसी मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ा और उसकी रसाई हानिया के बेडरूम तक हो गई। उसने कई किस्म के अमल करके हानिया के साथ साथ मुश्ताक के जहन पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब दोनों शैतानी खेल मुकम्मल आज़ादी से खेलने लगे। 6 माह गुजर गए। हानिया और कुर्बान अब एक जान और 2 कालिब बन चुके थे। हानिया पूरी तरह कुर्बान अली के कब्ज़े में थी। शातिर कुर्बान अली के जहन में एक और शैतानी मंसूबा पिनपने लगा। उसका कारोबार तबाह हो गया था, इसलिए उसने हानिया को ब्लैकमेल करके रुपया कमाने का सोचा। एक दिन कुर्बान हानिया से मिला तो उसके पास नया मोबाइल फ़ोन था। उसने हानिया को दिखाया। हानिया को भी बहुत पसंद आया। कुर्बान ने हानिया को कहा, डियर, तुम्हारी फ़िल्म बनानी है। हानिया खुश हो गई और बोली, तो बनाओ ना यार, पूछ क्यों रहे हो? हानिया बेगम, ऐसे फ़िल्म नहीं बनेगी, तुम्हें कपड़े उतारना पड़ेंगे। ब्लू फिल्म? कुर्बान अली आंख मारकर खबासत से मुस्कुराया। क्या तुम मेरी ब्लू फिल्म बनाओगे? हानिया एकदम चौंकी। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम कितनी हसीन हो। जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें मोबाइल में देखकर खुश हो लिया करूँगा। कुर्बान अली ने हानिया के जज्बात को छेड़ते हुए कहा। ये तो ठीक है, मगर किसी ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। हानिया ने खदशा ज़ाहिर किया। अरे पागल, फ़ोन मेरे पास ही होगा तो कोई कैसे देखेगा? जाने मन, तुम फजूल मत सोचो और तैयार हो जाओ खूबसूरत सी फिल्म बनाने के लिए। हानिया कतई नहीं चाहती थी कि उसके जिस्म की ख्वाहिश अक्कासी हो, लेकिन कुर्बान की ज़िद के आगे इसकी एक ना चली। हानिया ने बेबसी का इजहार करते हुए खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ कुर्बान के आगे हथियार डाल दिए। कुर्बान ने फ़िल्म को पोशीदा रखने का वादा किया था, इसलिए वो भी अपनी ब्लू फिल्म बनाने के लिए राज़ी हो गई। हानिया की रजामंदी कुर्बान पे अंधे एतमाद को ज़ाहिर कर रहा था, और यह कि कुर्बान उसकी तन्हाइयों का साथी था, जो मुश्ताक की अदम मौजूदगी में उसके लिए बिन बादल बरसात की तरह था। हानिया ने कुर्बान की मंशा के मुताबिक फ़िल्म बनवाना शुरू कर दी। कुर्बान बड़ी महारत से फ़िल्म बना रहा था। बाद में हानिया ने वो वीडियो क्लिप देखी तो खुद ही शर्म से गड़ गई। गोरे गोरे बदन पे 2 उभार अजीब मंजर पेश कर रहे थे। कुर्बान ने हानिया का एक एक अंग नुमाया करके फिल्माया था। अब हानिया को भी अंदाज़ा हो गया था कि कुर्बान कोई माहिर अक्सबंद है। देखो कुर्बान, मैंने तुम्हारे कहने पे फ़िल्म तो बना ली, मगर अब तुम इसे डिलीट कर दो। हानिया इल्तमास भरे लहजे में बोली, ज़ाया कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मुझे ज़रा अच्छे तरीके से देख तो लेने दो। कुछ दिन तक मुझे इसके मज़े तो ले लेने दो। कुर्बान अली खबासत से कहका लगाते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे हुस्न के निशाने पे हूँ, मुझसे ना डरो जाने मन। ये कहते हुए कुर्बान ने अपने हाथ हानिया के कंधे पर रख दिए, जो दूसरे ही लम्हे हानिया को कुछ पैगाम देने लगे। कुर्बान की ब्लैकमेलिंग ने हानिया को तोड़ के रख दिया और वो बीमार पड़ गई। हानिया की तीमारदारी के लिए उसकी छोटी बहन शबनम भी आ गई, जिससे हानिया की काफ़ी ढारस बंध गई। शबनम 19 साल की नौखेज़ कली थी। शबनम जब से हानिया के घर आई, हानिया का भी दिल बहल गया। कुर्बान अली ने इत्तफाकन शबनम को दरवाजे पे खड़े देख लिया। नज़र पड़ते ही वो मबहूत रह गया। इतना मुकम्मल हुस्न उसके मुंह से सीटी सी निकल गई। वो समझ गया कि हानिया ने एक बार अपनी बहन का जिक्र किया था, ये वही है। उसने थोड़े करीब जाकर मोबाइल के कैमरे से उसकी तस्वीर ले ली। तस्वीर अगरचा साइड से ली गई थी, मगर शबनम का चेहरा उसमें वाज़िह था। हानिया सोचों में गुम थी। उसकी सोचों का महवर कुर्बान ही था। उसने बेवकूफ़ी में आकर अपना सब कुछ कुर्बान को सौंप दिया।
मगर सिले में कुर्बान ने क्या दिया? हानिया की आंखें भर आईं। वो सोच रही थी कि उसकी उदासी की वजह क्या है, कुर्बान की बेवफाई या कुर्बान की जुदाई। उसका दिल कह रहा था कि कुर्बान की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी। वो हवस का पुजारी था, उसको सिर्फ उसके शबाब से मतलब था। उसने मोहब्बत के नाम पे उसका बदन ही तो नोचा था। उससे मोहब्बत का ढोंग रचाकर लाखों रुपए हथाए थे और अब ब्लैकमेलिंग पे उतर आया था। ये सोचते हुए वो बाकायदा हिचकियों से रोने लगी। कुर्बान ने जब से शबनम को देखा था, उसके अंदर का शैतान बेकाबू हुआ जा रहा था। उसकी नज़रों के सामने शबनम का गुदाज पुरशबाब सरापा हर वक्त लहराता रहता था। उस दिन दोपहर से ही बूंदाबांदी हो रही थी। शहर का मौसम बहुत खुशगवार था। रात 12 बज चुके थे। तूफानी बारिश ने शहर को जलथल कर दिया था। बिजली का निज़ाम धर्म भरम था। लाइट नहीं थी। कुर्बान ने मोमबत्ती रोशन की हुई थी, जिसकी मध्यम रोशनी में कुर्बान आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। नीम अंधेरे में कुर्बान का ह्योला बहुत खौफनाक लग रहा था। उसने एक तस्वीर अपने सामने रखी। वो तस्वीर शबनम की थी। फिर कुर्बान आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। माहौल बहुत पुरअसरार था। कुर्बान अली कभी आंखें खोलता तो उसकी सुर्ख आंखों से जैसे खून टपकता महसूस होता। 2 घंटे मुसलसल वजीफे के बाद अचानक आहट हुई। कुर्बान अली ने आंखें खोल दी। सामने शबनम अपनी तमाम तरानाइयों और दिलकशी के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता था जैसे वो बहुत दूर से भागती हुई आई हो। उसके जिस्म पे मौजूद शब ख्वाबी का मुख्तसर लिबास भीगकर उसके बदन से चिपक गया था, जिससे उसके बदन के खदोखाल बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे। लगता था वो बारिश में भीगती रही हो। उसका पुरशबाब बदन हौले हौले कांप रहा था। बारिश अपने जोरों पे थी। बिजली बार बार चमक रही थी। माहौल बहुत ही पुरअसरार हो गया था। कुर्बान अली की आंखें खैरा होने लगी। उसे अपने पूरे जिस्म में सनसनी सी महसूस होने लगी। उसके चेहरे पे मखसूस शैतानी मुस्कुराहट उभरी। उसने ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ा। शबनम माही बेआब की तरह तड़पी और पुरजोश अंदाज में कुर्बान अली से लिपट गई। अचानक बिजली की कड़क से हानिया की आंख खुल गई। उसने करवट बदली, मगर हैरत से गंग रह गई। शबनम अपनी जगह से गायब थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। शबनम कमरे में नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। खदशे और वसवसे उसके दिल में सर उभारने लगे। उसने सहन में भी देखा, वो वहाँ भी नहीं थी। इतनी तूफानी रात में वो कहाँ जा सकती है? अचानक उसके जहन में झमाका हुआ। खौफ से उसकी हालत बुरी हो गई। वो गैर इरादी तौर पर दबे कदमों कुर्बान के कारखाने की गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट खुला हुआ था। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुई। हर तरफ अंधेरा था। बाईं तरफ हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो इस तरफ बढ़ गई। अगला मंजर देखकर उस पे सख्ता तारी हो गया। हल्की सी रोशनी में उसे 2 ह्योले नजर आए। एक कुर्बान अली था, दूसरी कोई लड़की थी। उसने गौर से देखा। वो पहचान गई। वो शबनम थी। दोनों कुदरती लिबास में थे और हवा और आदम की नुमाइंदगी कर रहे थे। हानिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसे जोर का चक्कर आया। उसने दीवार का सहारा लिया। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पे पड़े लोहे की राड पे पड़ी। उसने हैजानी अंदाज से राड उठाई। अब उसकी आंखों में खौफ की बजाय नफरत और इंतकाम के शोले बुलंद हो रहे थे। वो दोनों के सर पे पहुंच गई। शबनम और कुर्बान हड़बड़ाकर अलग हुए। जलील कमीने इंसान, तूने मेरी बहन को भी अपनी हवस का निशाना बनाया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हानिया में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। उसने राड लहराई और पूरी ताकत से कुर्बान के सर पे दे मारी। पहले ही वार में कुर्बान के सर की हड्डी चटखने की आवाज़ आई और वो चीख मारकर गिर पड़ा। हानिया पे दीवानगी तारी हो गई और उसने पे दर पे वार करके कुर्बान की खोपड़ी पाश पाश कर दी। शबनम एक तरफ खड़ी थर थर कांपती रही। हानिया ने आखिरी वार किया और चकरा कर बेहोश हो गई। ये देखकर शबनम हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी। सुबह के 8 बजे थे। मुश्ताक पुलिस के साथ कुर्बान के कारखाने में खड़ा था। कुर्बान की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी थी। हानिया भी हॉस्पिटल में थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।
पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश से पुलिस को सनसनीखेज मालूमात हासिल हुई कि कुर्बान बैक वक्त 8 औरतों को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके कमरे से मेमोरी कार्ड और USB और अमलियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया, तावीज़ात वगैरह, जिनसी ताकत की अद्वियात के साथ साथ चर्स और शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिससे पुलिस को सारी कहानी का इल्म हुआ। बादशाह हानिया और शबनम के बयानात ने सारी कड़ियाँ जोड़ दी। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे वाक़े में कसूरवार कौन था? मुश्ताक, जिसने थोड़े से पैसों के लालच में अपने घर का आधा हिस्सा एक हवसज़दा शख्स को दिया, जिसने उसके घर में उसकी इज्जत पे नकब लगाई, और मुश्ताक ने ही कारोबार के चक्कर में बीवी के हकूक़ से गफलत बरती, जिससे हानिया गलत रास्तों पर चल पड़ी, जिसका अंजाम तबाही पे हुआ। या हानिया, जिसने ना बच्चों की परवाह की, ना शोहर की इज्जत का पास रखा और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के लिए सारे रिश्ते मलियामेट किए, और आखिर में तबाही और रसवाई उसका मुकद्दर बनी। आज जिस तरह रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है और जिस तरह जना आम हो रहा है, अजाब तो हम पे आना ही था, जो टिड्डी दल की शक्ल में हो या कोरोना की। खैर, बाद में हानिया पे केस चला, उसे सज़ा भी हुई, मगर हालात और वाक़यात देखते हुए अदालत ने महज 6 माह बाद हानिया को ज़मानत पे रिहा कर दिया। जब हानिया घर आई तो मुश्ताक बहुत तैश में था, मगर लोगों के समझाने पर वो ठंडा हुआ और उसे उस सारे हादसे में अपनी भी गलती नज़र आई कि उसने पैसे कमाने की धुन में अपनी बीवी को यकसर फरामोश किया और लालच में अपने घर का आधा हिस्सा एक हवसज़दा शख्स को दिया, जिसने बादशाह उसकी इज्जत पे नकब लगाई और वो इतने बड़े साने से दो चार हुआ। दूसरी तरफ हानिया मुश्ताक के कदमों में गिरकर उस वक्त तक रो रो कर माफ़िया मांगती रही, जब तक मुश्ताक ने उसे उठाकर उसके आंसू ना पोंछे और उसे माफ़ ना कर दिया। इस वाक़े को 5 साल गुजर गए। आज हानिया 4 बच्चों की माँ है और शोहर की बहुत खिदमत गुजार है। शोहर की हर बात उसके लिए हरफ़े आखिर की हैसियत रखती है। मुश्ताक ने भी घर में गारमेंट्स का सेटअप लगा लिया है। अब वो अपने शहर से बाहर नहीं जाता, हानिया को शॉपिंग और तफरी कराने ले जाता है। दोनों माजी की तलख यादों को भूलकर नए सिरे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बहुत बुरा फेल है।